अब ये चैप्टर नंबर 14, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग, मुआशी तरक्की मंसूबाबंदी के तहत ये चैप्टर है जी। और इसमें पहला कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ माल फंक्शन शॉर्टकमिंग्स या इम्परफेक्शन ऑफ मार्केट इकोनॉमी। इम्परफेक्शंस उर्दू में इसे कहते हैं मंडी की नाकामलियात। इसे आपने लाजमी तैयार कर लेना है। इसमें दो चीजें सीखेंगे हम। इम्परफेक्शन होती क्या है और इसकी रीजंस क्या होती हैं इम्परफेक्शन की, और उसके बाद इन्हें दूर करने के इकदाम, ये सारा काम आज करेंगे हम। तो इम्परफेक्शन का आपने ये शुरू में जो पैराग्राफ मिला हुआ है, यहाँ से आपको इसका आइडिया हो जाएगा। डेफिनेशन वगैरह मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। इसके ऑपोजिट होती है परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन। अभी पार्ट 1 को भी मैं वही करवा के आ रहा हूँ। वो एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें प्राइसेस कंट्रोल में है, स्मूथ रेट है, मार्केट में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। वो परफेक्ट कंपटीशन ना भी हो, लेकिन वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है जिसमें रेट कंट्रोल में है, क्वालिटी वो अच्छी है, डिमांड और सप्लाई ये दोनों बराबर हैं, बेचने वाले और खरीदने वाले उस रेट पे खुशी खुशी रजामंद हो जाते हैं, और रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रही, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो बिल्कुल ठीक हो रही है, कहीं पे किसी की हक तलफी नहीं की जा रही, मजदूर को उसका हक प्रॉपर टाइम पे मिल रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारी कंडीशंस जिस मार्केट में पाई जाएं उसे बोलते हैं परफेक्ट मार्केट, मंडी। लेकिन अगर इनमें से कोई चीजें मिस हो, प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना कर रही हैं, तो फिर वो मार्केट परफेक्ट नहीं रहती, बल्कि वो क्या बन जाती है, इम्परफेक्ट मार्केट। तो कोई भी आप ऐसी सिचुएशन ले लें, परफेक्ट मार्केट तो एक आइडियल सिचुएशन होगी ना। वो तो मेरा ख्याल जितने भी मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं वो तो वहां पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी, कुछ ना कुछ तो माल फंक्शनिंग उधर भी होगी, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो उधर ही होगा। डेवलपिंग नेशन की तो आप बात ही ना कीजिए, वहां तो ज्यादातर होगा ही यही इम्परफेक्शन ही है हर तरफ। लेकिन जो डेवलप्ड 3 नेशन है उनमें भी परफेक्ट मार्केट शायद नाजर ही कहीं पे होगी, लेकिन इम्परफेक्शन के चांसेस वहां पे भी हैं। लेकिन फर्क ये है वहां पे जरा कम है, और डेवलपिंग नेशन में इम्परफेक्शन ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सिफारिश से लोग भर्ती किए होते हैं, रिश्वत से लोग भर्ती किए होते हैं, काम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया होता है, और 2 नंबरी करने के रास्ते बहुत आसान है, मिलावट बहुत आसान है। यहाँ पे अपना जो बड़े जायदाद वाले हैं, जमींदार हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, चीजों की जखीरा अंदोजी करते हैं। हालांकि इस्लाम में इस चीज की मुमानियत है। वो कहते हैं कि आपने जखीरा अंदोजी नहीं करनी, वो फिर जखीरा अंदोजी करते हैं कि कल को महंगे दामों बेचेंगे। तो इस किस्म की सूरत हाल की यहाँ पे भरमार बनी हुई है, जिसकी वजह से इम्परफेक्शन है। और इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पे ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इम्परफेक्शन की रीजन क्या क्या है, वो आप सजेस्ट करें, और इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, ये आप बताएं। तो हम ये पॉइंट नंबर 1 पे आ जाते हैं। ये पहली रीजन है मार्केट इम्परफेक्शन की। यहाँ तक बात सारी समझ आ गई आपको? यस सर। ऊपर यहाँ पे मुझे ये वर्ड नजर आया अभी, प्रीटो ऑप्टिमैलिटी। ये एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, प्रीटो। एक तो हमारा पंजाबी वाला भी ये बरारू लाख का गाना भी है ना, प्रीतो मेरे ब्याह कर रहा है, ये वो चीज नहीं है। ये एक गोरे का नाम है, प्रीटो। उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होते हैं, और मार्केट एक आइडियल सिचुएशन में होती है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज कंडीशन में जाके मिलता है। उस कंडीशन को बोलते हैं प्रीटो ऑप्टिमैलिटी। तो ये आपको परफेक्ट मार्केट में मिलती है, लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में प्रीटो ऑप्टिमैलिटी नहीं होती। सबसे पहली रीजन मार्केट की इम्परफेक्शन की क्या है? मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये सबसे मेन रीजन है मेरी नजर में। एक बंदा जिसका कैलिबर कुछ और है, उससे काम कुछ और लिया जा रहा है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं? जी सर, ऐसे ही होता है। अब आप इमेजिन करें, एक इकोनॉमिक्स का टीचर है, उसको आपने उठा के बायो की क्लास दी हुई है कि एज बच्चों बायो करो, और जो बायो का है उसको आपने उठा के मैथ की क्लास दी हुई है कि बच्चों मैथ कराओ। मैथ का उसके साथ दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है, इकोनॉमिस्ट का बायो के साथ दूर दूर तक का ताल्लुक कोई नहीं है। आपने खाना पूरी तो कर दी, ये देखें जी, आप 10 टीचर रिक्वायर्ड थे तो हमने 10 के 10 टीचर पूरे किए हुए हैं। वो आपकी स्टाफ रिक्वायरमेंट पूरी है, लेकिन एलोकेशन आपकी प्रॉपर नहीं है, मिस एलोकेट आपने किया हुआ रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से रिजल्ट या आउटपुट वो प्रॉपर नहीं निकल रही, फायदे की बजाय उसका नुकसान हो रहा है। तो हमने भर्तियां तो की हुई हैं हर जगह पे, ये तो टीचर की वैसे एग्जांपल मेरे माइंड में आ गई, लेकिन मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, प्रॉपर जिसका जो बनता है उसे वो काम नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से आपकी पैदावार भी कम रहती है और आपकी नेशनल इनकम भी कम रहती है। डेवलपिंग नेशन में तो ये आपको हर जगह पे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिलेगा। अभी लास्ट डेज में आपको याद होगा, नजम सेठी को इन्होंने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। फिर उसने एक इंटरव्यू के दौरान जब ये सवाल पूछा था कि अच्छा भी वो एक ओवर में बॉल्स कितनी होती हैं, और इस तरह की कोई बात की थी, सारी दुनिया हैरान हो गई थी। उसको यार ये नहीं पता कि एक ओवर में कितने बॉल होते हैं, और उसको क्रिकेट का चेयरमैन बना दिया।
तो इस हद तक यहाँ पे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। जिसको अलिफ बे नहीं पता उसको चेयरमैन बनाया हुआ है, और जिसको हुकूमत करने का पॉलिटिशियन उसे बनाया हुआ है, जिसको पॉलिटिकल कोई सेंस ही नहीं है, पॉलिटिकल की उसके पास कोई डिग्री नहीं है। जितने भी आपके सियासतदान है, आपको क्या लगता है इन्होंने मास्टर्स पोल साइंस में किया होगा? आपको तो एग्जांपल्स आपके आसपास से मिल जाएंगी। हर शख्स का पाला पड़ता ही है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो देखता ही होगा और उसका दिल टूटता होगा, यार ये देखो, इससे अच्छा तो मैं मैनेज कर लेता, ये किसको इस सीट पे बिठाया हुआ है। और दूसरी मजे की बात, जिसको लगा देते हैं आगे से वो शर्मिंदा नहीं होता, वो ढीठ बन के बैठ जाता है। अरे यार बैंक में ऐसे पैसे पैसे जमा करवाने जाए, जरा कैशियर है उसके नखरे नहीं मान होते, अच्छा भी कर लेते हैं, ठीक है, वो का साथ कोई और काम करने लग गया, चाय पीने लग गया, इतने सी बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, बैंक का ही फायदा है, उसके बावजूद हमें खज्जल खुआर होना पड़ रहा है। यार चेक करो क्या निजाम। ये आगे एक्सटर्नैलिटीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटर्नैलिटीज इसका मतलब समझिएगा। एक्सटर्नैलिटीज बोलते हैं हर काम जो आप स्टार्ट करते हैं उसका कोई ना कोई फायदा, लेकिन दूसरी साइड पे उसका कोई ना कोई नुकसान लाजमी हो रहा होता है। उसकी सोशल कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट सोसाइटी को बियर करना पड़ रही होती है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में इस तरह से कि उस काम या फर्म या प्लांट की वजह से इर्द गिर्द की सोसाइटी को फायदा हुआ, वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। लेकिन अगर उस सोसाइटी कारखाना लगने की वजह से इर्द गिर्द की सोसाइटी को नुकसान हुआ है, उसकी सेहत वो खराब हुई है, तो ये फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। एक शख्स फैक्ट्री लगा लेता है एक किसी अर्बन एरिया में जिसके इर्द गिर्द सोसाइटी है, लोग रहते हैं, उसकी तो कारोबार प्रोडक्शन वो तो काम चल रहा है, लेकिन उससे जो निकलने वाला बदबूदार पानी है, उसकी चिमनियों से निकलने वाला गंदा धुआं है, वो आसपास के माहौल को आलूदा कर रहा है, लोगों की सेहत डिस्टर्ब हो रही है। तो इसका मतलब ये एक्सटर्नैलिटी का नेगेटिव इम्पैक्ट आया है सोसाइटी के ऊपर। तो एक्सटर्नैलिटीज बहुत मैटर करती हैं। पॉजिटिव सेंस में तो कम ही है, यहाँ पे डेवलपिंग नेशन जितने भी हैं वहां पे नेगेटिव सेंस में एक्सटर्नैलिटीज अपना इफेक्ट ज्यादा डाल रही होती हैं इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से हमें सोशल कॉस्ट बहुत बियर करना पड़ती है। आप इमेजिन करें, फैक्ट्री ने वो तरक्की की और महीने का 1 लाख रुपया कमा रही है, दूसरी तरफ जो इर्द गिर्द के लोगों की सेहत डिस्टर्ब हो रही है, उसमें से 50,000 वो लोग बेचारे अपना सेहत ठीक करवाने में और अपने इलाज में लगा देते हैं, तो नेट बेनिफिट तो 50,000 का हुआ। सीधी सीधी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बात समझ लग रही है? जी सर। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो 1 लाख रुपया मिल गया, लेकिन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 50,000 इकोनॉमी को मिला है, क्योंकि 50,000 का उन्होंने वापस अपने ऊपर मेंटेन करने के लिए खर्चा कर दिया। तो ये इस किस्म के जिस वक्त इम्पैक्ट आते हैं, तो मार्केट की परफेक्शन खत्म हो जाती है, इम्परफेक्ट मार्केट बन जाती है। लिख लेंगे इस पॉइंट के बारे में खुद से। नंबर 3 पे है जी इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी की तो बात क्या कहिए, ये स्टेबल मार्केट यहाँ की है ही नहीं। कोई ऐसी मार्केट आपको नजर आती हो जो स्टेबल है? आप फ्यूल प्राइसेस ले लें, कल से यकम है और मैंने सुना है कि पेट्रोल की प्राइसेस सस्ती हैं, सस्ती हो जाएंगी कल से। वैसे कितना सस्ता होगा, कोई सुना है आपने, कोई कंफर्म? नहीं तो आज तो 31 है, अगर होना होगा तो आज 12 बजे से इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैंने तो पता नहीं, कल फेसबुक पे देख रहा था कि 15 रुपए कम होगी प्राइस। चलो कम हो भी जाती है तो ये एक इंस्टेबिलिटी है, 15 दिन बाद फिर ज्यादा हो जाएगी, कभी आपने इसको स्टेबल नहीं देखा। दूसरी तरफ आप कोई भी मार्केट देख लें, ब्रांडर की देख लें, उसके रेट आए दिन ऊपर नीचे। यहाँ पे इनस्टेबिलिटी बहुत है। एक स्टेबल होना, चीजें इकोनॉमी स्टेबल हो तो फिर इन्वेस्टमेंट भी होती है और चीजें भी सही तरह से वर्क कर रही होती हैं। लेकिन स्टेबल उधर ही होती हैं जहाँ पे परफेक्ट मार्केट अपना रोल प्ले कर रही है। जहाँ पे मार्केट इम्परफेक्ट होती है वहां पे इनस्टेबिलिटी भी होती है। अचानक प्राइसेस इंक्रीज, अचानक ही डिक्रीज, समझ कोई नहीं आ रही। नंबर 4 पे मोनोपलीज। मोनोपलीज यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रिएट की होती हैं लोगों ने। जिस तरह पाकिस्तान में तो वापडा की एक बड़ी एग्जांपल है ना, हुकूमत वो चाहती नहीं है कि इसमें कंपटीशन आए, सिर्फ वापडा से ही बिजली लें लोग और हमें कमीशन आता रहे। ये आर्टिफिशियल मोनोपोली की ही एक टाइप है। इस तरह हर बंदे ने भी अपने अपने तौर पे आर्टिफिशियल मोनोपोली बनाने की कोशिश की हुई है, जिसकी वजह से उसकी ये कोशिश होती है कि रेट ज्यादा से ज्यादा मैं झाड़ सकूं आवाम से, और जितना ज्यादा मैं इसको दाव लगा सकता हूँ लगा लूँ, लूट लूँ। इसी चक्कर में फिर मार्केट की परफेक्शन खत्म हो जाती है और इकोनॉमी इनस्टेबल हो जाती है। समझ लग रही बात? 5 पे है प्राइस डिस्टोर्शन। प्राइस डिस्टोर्शन बोलते हैं कि अचानक से प्राइसेस शूट कर गई, अचानक से नीचे आ गई। ये इनस्टेबिलिटी से मिलती जुलती बात है, लेकिन फर्क ये है कि इनस्टेबिलिटी प्राइसेस के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट की हो सकती है। उसमें आपने जनरल बात करनी है। लाइक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल में भी इनस्टेबिलिटी है, सियासत में उतार चढ़ाव, कभी उसकी हुकूमत आ गई, उसकी हुकूमत का तख्ता गिरा दिया, दूसरी हुकूमत आ गई। इसी तरह बिजनेस में भी इंस्टेबिलिटी है, कभी किसी का बिजनेस ऊपर चला गया, उसका बिजनेस बंद करके उसको उसके फैक्ट्री को बदल दिया, फैक्ट्री को आग लग गई, जिसकी वजह से वो रातों रात जमीन पे आ गए। इनस्टेबिलिटी है। यहाँ पे प्राइस डिस्टोर्शन में सिर्फ आपने प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है कि कीमतें जो सी हैं वो कंट्रोल में नहीं है।
इज इट क्लियर? इसके बाद नंबर 6 पे है अनडिजायरेबल पैकेज ऑफ गुड्स। यहाँ पे पैकेज ऑफ गुड्स अनडिजायरेबल है। लोगों ने अपनी सहूलियात के चक्कर में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही चीजें लेने की वो कोशिश करते हैं। और रमजान बाजार अगर लग जाए, इस साल तो वैसे हमारे इधर इलाके में नहीं लगा था, पता नहीं कहीं भी लगा कि नहीं लगा। शुरू में उनको पता चल जाए कि रमजान बाजार लग गया है, लाइनों में लग लग के चीजें अपने पास स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है, फिर मजबूरन रेट इंक्रीज करना पड़ते हैं। ओवरऑल अवाम का ये माइंड सेट है कि आपने ज्यादा से ज्यादा जखीरा अपने पास चीजों का करके रखना है, फजूल ही, उसकी इतनी जरूरत ही नहीं है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें, एक घर की अगर जरूरत है, जिसके पास पैसा है उसने चार चार पांच पांच जगह पे घर लिए होंगे, वैसे ही फजूल ही लेके छोड़े हुए हैं। और आपके जो सियासतदान है उनकी प्रॉपर्टीज आप अगर आपको पता चल जाए तो आपकी आंखें खुल जाए, फौजियों की और सियासतदानों की। इतने इतने एकड़ों पे उनके घर हैं और इतने नौकर चाकर और इतने महलात बनाए हुए हैं। और जब आप कंपैरिजन करते हैं आप वेस्टर्न नेशंस के साथ, तो वहाँ के हुक्मरान सादा तर्ज अमल गुजारते हैं। अनडिजायरेबल पैकेज ऑफ गुड्स वहां पे नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे आईफोन क्यों लेते हैं भला? हालांकि जो एंड्रॉयड फोन है उसके फंक्शन ज्यादा है आईफोन से, लेकिन आईफोन एक स्टेटस सिंबल है। उन्होंने सेल्फियां बनानी है, टिकटॉक पे वीडियो चलानी है, जिसकी वजह से पता चले ओए क्या बात है भाई, उसके पास आईफोन है, बल्ले बल्ले बल्ले। तो स्टेटस सिंबल की चीजें लेने का, शौकियां मारने का डेवलपिंग नेशन में रिवाज बहुत ज्यादा होता है। इसे ही बोलते हैं अनडिजायरेबल पैकेज ऑफ गुड्स। बात कुछ समझ लग रही है? आगे आते हैं जी, ये नंबर 7, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ सोशल गुड्स और पब्लिक गुड्स। रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ सोशल गुड्स या पब्लिक गुड्स। सोशल और पब्लिक गुड्स उसकी प्रोडक्शन कम होती है। प्राइस सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड इन डिफरेंट यूजेज ऑन basis of self-interest. It means those fields and sectors where one does not find self-interest could not be able to attract the resources. अपना पर्सनल इंटरेस्ट जिसको जिसमें नहीं नजर आता वो उसको ना खरीदना पसंद करता है, ना उसमें सरमायाकारी करना पसंद करता है। अकॉर्डिंगली इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी द प्रोडक्शन ऑफ सोशल गुड्स लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वेलफेयर, इस तरह की चीजें बनाता है कोई नहीं है, ना कोई इस तरह की चीजों में सरमायाकारी करता है, क्योंकि हर किसी को अपना अपना जाती इंटरेस्ट वो प्यारा होता है, अपना मफाद प्यारा, अपना रातों रात अमीर कैसे हुआ जाए, कारोबार वसी कैसे किया जाए। इसी चक्कर में उनकी आंखों के नीचे हल्के भी पड़ जाते हैं, रातों का सुकून भी डिस्टर्ब हो जाता है। पैसे जमा कर लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि उन्होंने टाइम आ गया उत्ते पहुंचने का, वो पैसा एंजॉय कर कोई और करता है। नंबर 8, अनसर्टन रिस्पॉन्स। यहाँ पे गैर यकीनी रिस्पॉन्स की सूरत हाल होती है, पता नहीं चलता कि किस साइड पे क्या रिस्पॉन्स आ जाएगा। अचानक से हालात ऐसे पलटा मारते हैं, दिन को कुछ रात को कुछ, अचानक से। अभी ये आपको जोसेफ क्लूनी वाला वाकया याद होगा, 10 साल पहले की बात है, 10-11 साल पहले की। हवाई उड़ती उड़ती किसी ने खबर उड़ाई कि ऐसे जी किसी क्रिश्चियन ने इस्लाम के खिलाफ बात की है, लोगों को इकट्ठा किया जी, जिसको पता चला अच्छा जी इस्लाम के खिलाफ बात की है, वो पकड़े जिनको, इनके सोसाइटी को आग लगाएं, पूरी सोसाइटी को ही आग लगा दी उन्होंने। तो दिन में वो अच्छे भले थे और शाम को पता चला कि वो सभी के घर जल रहे हैं और सभी घरों के बाहर खेमे लगा के वो बैठे हुए हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। इस किस्म के अनसर्टेन रिस्पॉन्सेज आपको वाफर मकदार में देखने को मिलेंगे। डेवलपिंग नेशन में लोग हाइपर ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। हाइपर ज्यादा जल्दी क्यों हो जाते हैं बोला, इसकी कोई रीजन बता सकता है आप में से? मिसमैनेजमेंट है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो बच्ची जिसने पैसों का इशू वो बड़ा टकाने पे पहुंची है, कौन थी वो? पीछे असल मसला ये है, आप इमेजिन करें कि एक घर में जब पैसों की कमी होती है ना, तो अफराद आपस में फजूल ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। उनको ना कोई बात अच्छी लग रही होती है, ना एक दूसरे की शक्लें अच्छी लग रही होती हैं। जब उनको भूख उनके सर पे आती है ना, तो उस टाइम वो फिर फजूल डिप्रेशन में। और ऊपर से हमारी माशाल्लाह से खुराकें इस तरह की हैं, उनमें मिलावटें बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से एग्रेशन हमारे अंदर ज्यादा जल्दी आ जाता है, गुस्सा वो ज्यादा जल्दी आ जाता है। ब्रायलर खा खा के हमने अपना टेम्परामेंट वो लूज किया हुआ है, शॉर्ट टेम्पर्ड हम लोग हैं। खालिश खुराकें नहीं मिलेंगी, आपके अंदर कुव्वत मुदाफियत उसकी कमी होगी, लोग हाइपर ज्यादा जल्दी होंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करना वो जल्दी नहीं सीखेंगे, जिस वजह से रिस्पॉन्सिव अनसर्टन ही होंगे। लिख लेंगे इस पैराग्राफ में भी, मेरा ख्याल है खुला डुला हुआ। शॉर्ट साइटेडनेस एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। हम इतना दूर का नहीं सोचते, बस आज देखते हैं, अच्छा जी गर्मी आ गई है शरबत ला लो जी, अच्छा जी सर्दियां आ गई हैं, अच्छा जी गर्म अंडे ला लो। वो हमारी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है, दूर का नहीं हम सोचते कि अच्छा ये आज से 3 साल बाद दौर के आने वाला है, 5 साल बाद दौर के आने वाला है, आगे तो सारा टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम अपने आईटी सेक्टर को ही क्यों ना बेहतर कर लें। इंडिया समझ गया इस बात को, आईटी सेक्शन में उसने वर्किंग की और आज उसका पूरी दुनिया में एक प्रोमिनेंट नाम है। इवन कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें तो नीचे उसकी हिंदी ट्रांसलेशन हो रही होती है, तो उसने ऐसे पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया है। नीचे ट्रांसलेशन क्यों हो रही होती है? उसके जो टॉप पे जो मैनेज कर रहे हैं चीजों को, वो इंडिया के लोग हैं।
तो उसका पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। आज की दुनिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, पूरी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के करीब करीब पहुंच गया वो। अरे मिला के होंगे तो उनकी सिर्फ आईटी की देख लें तो वो जहां पे कहीं पे भी गलत होने के बावजूद आवाज बुलंद करेगा तो दुनिया उसका साथ देगी। पैसे वाले का साथ सारे देते हैं। असि ठीक होने के बावजूद जितना मर्जी शोर पाते रहिए, तो देखिए जी इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती कर ली है, इसके साथ ये करें, इसके साथ लेन देन बंद करें, तजारत बंद करें। कोई पागल ही होगा जो इसके साथ तजारत बंद करेगा। अपना सेल्फ इंटरेस्ट हर किसी को प्यारा होता है, तो आप अपने आप को पहले इस काबिल करें कि दुनिया आपकी बात सुन सके, उसके बाद जाके ढिंडोरा पीटें। मगने तुसी दूसरे ममालिक को जाके सदके खिराता ने, तो उम्मीद उनसे ये रखते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, सोचना भी नहीं। तो लोग शॉर्ट साइटेड होते हैं, दूर का नहीं सोचते, सिर्फ वो टेम्परेरी देखते हैं। आज किस चीज की जरूरत है उसको देखें, जिसकी वजह से जब हमारे सर पे पड़ती है तो हमारे पास उसका सोल्यूशन ही कोई नहीं होता, फिर हम भागना शुरू करते हैं। ओहो हो ये क्या हो गया, ओहो हो सैलाब आ गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करें। तो इसके बारे में जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने आज से 200-150 साल पहले स्टेप ले लिए हुए थे। सैलाब का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड नेशन में नहीं है, इधर हर साल सैलाब आ जाता है। नंबर 10, वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट। वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट करने का ट्रेंड होता है यहाँ पे कि नहीं होता, आप इस बात से एग्री करते हैं? तो इस किस्म के बेशुमार जगहों पे हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्टफुल है, जिसका आगे जाके इतना ज्यादा सोसाइटी को फायदा नहीं होता। तो बस एक ये है कि मकान खरीद के रेंट पे दे दें, रेंट आंदा जाएगा अपना ना। वो सुकून और सहूलत सोचते हैं कि यार किसी तरीके से हमें मेहनत ना करनी, बैठे बिठाए पैसे आन। अच्छा जी, एक घर के 4 पोर्शन बना दिए, चारों पोर्शन अलग अलग किराए पे दे दिए, चलो भाई सुकून ना रेंट खाओ, मेहनत ना करनी, बैठे रहो। इस तरह की वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अब जब हर किसी का ये ट्रेंड होगा, हम जिस इलाके में मैं खासतौर पर रहता हूँ उसके इर्द गिर्द जितने भी घर हैं सभी ने 4-4 मंजिलें बना के पोर्शन किराए पे दिए हुए हैं। अब हमारा बीच में 2-3 मरले का पोर्शन है, वो समझ लें कि इर्द गिर्द के सभी मकानों की निस्बत वो छोटी छत है उसकी। बाकी इधर भी देखें वो इतना ऊंचा घर, इधर भी देखें वो इतना ऊंचा घर। सभी का ट्रेंड ही यही है कि फजूल सुकून ना बह के किराए खाते जाएं खाते जाएं। अब इससे क्या होता है, जो रिसोर्सेज यूटिलाइज होना बंद हो जाते हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो से हैं उनकी यूटिलाइजेशन वो कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से नेशनल इनकम वो आपकी नीचे आना शुरू हो जाती है। ये वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट है। ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जिसका सोसाइटी को भी तो कोई फायदा हो ना, बात समझ रहे हैं? तो ये वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट है। नंबर 11, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये आपको समझ नहीं लग रही क्या बात है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने ये बताना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो बराबर नहीं है, मुसावी बुनियादों पर नहीं होती। मजदूरों का इस्तेसाल होता है, जो चौधरी वडेरे लोग हैं वो ज्यादा पोर्शन ले जाते हैं, जो उनके मातहत लोग हैं उनको शेयर कम मिलता है, जिसकी वजह से मसले मसाइल होते हैं। ये सारी हो गई जी प्रॉब्लम्स। अब इनको दूर करने का एकदम आता अगेन यही चीजें आप पॉजिटिव वे में लिखते हैं, यही तो पॉइंट बना के उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका ये काम खत्म हो गया। तो मेरा ख्याल है कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख लेंगे बहुत अच्छा, क्या ख्याल है? जी सर।